प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जगदीश चंद्र माथुर के जीवन परिचय के बारे में विचार करेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं, जगदीश चंद्र माथुर एक महत्वपूर्ण एकांकीकार होने के साथ साथ नाटककार भी प्रसिद्ध थे। यानी नाटक में भी उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की थी। इनका जन्म खुर्जा उत्तर प्रदेश में हुआ 16 जुलाई 1917 को, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के दरमियान हुआ था। उनका शैशव और कैशोर्य अभी उन अवशेषों को पचा भी नहीं पाया होगा कि पुनः द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों के बीच में, शैशव और कैशोर्य के बीच में एक नहीं दो विश्व युद्ध के बारे में जिसने देखा हो, सुना हो, उसके मन पर युद्ध की क्या विभीषिका छाप छोड़ती है, उसी का परिणाम हमें उनके नाटक कोणार्क, शारदिया और पहला राजा में दिखाई देता है। इन तीनों नाटकों में युद्ध का प्रसंग अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनकी पूर्णकालिक नाटकों के अतिरिक्त उनका यह युद्ध का अनुभव या युद्ध की विभीषिका का अनुभव एकांकियों पर भी झलकता है। विशेषतः भोर का तारा में स्वदेश प्रेम के रूप में, कलिंग विजय और विजय की बेला में यह प्रत्यक्षतः दृष्टिगोचर होता है। कोई भी रचनाकार बाल्यकाल की स्मृतियों को संजोए रखता है। कैशोर्य काल के अनुभव उन स्मृतियों को और भी पुष्ट कर देते हैं। रचनाकार इन स्मृतियों अनुभवों की आधारशिला पर अभिव्यक्ति का मैल खड़ा करता है। यानी रचनाकार एक सामाजिक प्राणी होता है। समाज में जो उस समय जो कुछ भी चल रहा होता है, जो कुछ घटित होता है, वह उसकी स्मृतियों और अनुभवों पर छाप छोड़ता है। और इन्हीं स्मृतियों और अनुभवों की आधारशिला पर रचनाकार अपनी अभिव्यक्ति का महल खड़ा करता है, यानी अभिव्यक्ति देता है। उन्हीं अनुभूतियों को रचनाकार अभिव्यक्त करता है, यानी अपने लेखन के माध्यम से उसे रूपायित करता है। माथुर जी की रचनाओं में यह स्वर देखा जा सकता है। विश्व युद्धों की त्रासदीपूर्ण घटना तथा देश के अंदर स्वतंत्रता आंदोलन को अपने बाल्यकाल से युवा काल तक वह बहुत नज़दीक से अनुभव करते हैं। उसको देखते हैं, परखते हैं, और यही देखने परखने के दौरान जो निष्कर्ष निकालते हैं, वही निष्कर्ष उनके नाटकों में परिलक्षित होते दिखाई देते हैं। कोणार्क में थोपे गए युद्ध के प्रति अस्तित्व रक्षा के लिए, बृहत्तर मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए युद्ध होता है। वहाँ युद्ध में प्रत्यक्षतः हार गई मानवता भी अपने मूल्य में विजित रहती है। युद्ध शारदीय में भी है और पहला राजा में भी है।
पर मानवता को युद्ध और जीवन मूल्यों का युद्ध। इन्हीं राजनीतिक उथल-पुथल से भरे समय में ही माथुर जी ने सन 1939 में प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि अंग्रेजी विषय से उत्तीर्ण की। 1941 में उन्होंने आईसीएस, जो कि अब वर्तमान में आईएएस कहा जाता है, वह उस समय आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस, जो कि आजकल इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के नाम से जानी जाती है, वह परीक्षा पास कर ली और व्यवस्था की उस जमात में शामिल हो गए जिसके जुल्म और अत्याचारों की सैकड़ों कथाएं उनके मन मस्तिष्क पर अंकित थी। वह सरकारी सेवा में आ गए और बिहार के शिक्षा आयुक्त नियुक्त किए गए। 14 साल तक बिहार में रहने के चलते निकटस्थ उड़ीसा स्थित सूर्य मंदिर कोणार्क को देखने का अवसर मिला। इस प्राचीन ध्वस्त मंदिर ने माथुर जी के सर्जक मस्तिष्क में चित्र बनाए बिगाड़े होंगे। नालंदा विश्वविद्यालय के पुरातत्वावशेष, लिच्छवी गणतंत्र, वैशाली और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की निकटता ने उनके कवि और नाटककार को जगा दिया। इन सभी घटनाओं के अनुभवों ने कोणार्क की पृष्ठभूमि तैयार की। कोणार्क नाटक सन 1951 में प्रकाशित हुआ। कोणार्क के युवा शिल्पी के भीतर शासन और शोषण के विरुद्ध उबलते हुए लावे का युवा नाटककार माथुर जी की आत्मवेदना से जोड़कर देखा जा सकता है। भोर का तारा एकांकी 1937 में प्रकाशित हुआ, जिसमें हूण आक्रांता तोरमान के विरुद्ध जनमत बनाने के लिए उज्जैनी का महाकवि शेखर अपने श्रृंगार काव्य की होली जलाकर देश और देशवासियों को आक्रांता के विरुद्ध एकजुट करने का नेतृत्व ग्रहण करता है। यह कोणार्क के पहले ही लिखा जा चुका था। इसी प्रकार 1950 में लिखा गया विजय की वेला एकांकी वीर कुंवर सिंह के जीवन पर आधारित तो है ही, अंग्रेजों के विरुद्ध वह संघर्ष को मान्यता एवं समर्थन भी देता है। भोर का तारा, विजय की वेला तथा कोणार्क के बीच एक संबंध सूत्र स्पष्ट है। भले ही कोणार्क की अभिव्यक्ति स्वतंत्र हो, पर नाटक का दर्शक पाठक नाटक में निहित स्वतंत्रता पूर्व की अनुभूतियां सहज ही पहचान लेता है। 1955 में माथुर जी आकाशवाणी के महानिदेशक के रूप में दिल्ली आ गए। 1960 में शारदिया प्रकाशित हुआ। शारदिया के पीछे माथुर जी के अनुभव और कुछ अन्य संयोगों को मिश्रित समझा जा सकता है। 1954 में नागपुर के अजायब घर में 5 तोले का एक अद्भुत महीन वस्त्र देखना और लेखक का दिल्ली का अनुभव, जहां केवल तालमेल बिठाने में ही जिंदगी खर्च हो जाती है, ऐसे घटक कारण हैं जिनसे शारदिया की रचना का संबंध जोड़ा जा सकता है। उन्नीस तक श्री माथुर आकाशवाणी महानिदेशक पद पर कार्य करते रहे। 1962 में से उन्हें उत्तर बिहार तिरहुत मंडल का कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया। एक वर्ष पश्चात 1963 में विजिटिंग फेलो के रूप में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में कार्यरत रहे। 1964 में उन्होंने कृषि मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यभार ग्रहण किया। पहला राजा की मुख्य समस्याओं में खेती योग्य भूमि तैयार करना, नदी पर बांध बनाकर सिंचाई की उपयुक्त व्यवस्था करना, नहरों द्वारा हर खेत में पानी पहुंचाना आदि। यदि ध्यान से देखा जाए तो 1969 में प्रकाशित होने वाले इस नाटक के पीछे 1964 से 71 के बीच
कृषि मंत्रालय में कार्यरत अतिरिक्त सचिव जगदीश चंद्र माथुर छिपा हुआ है। नेहरू के मार्गदर्शन में देश के पुनर्निर्माण में सक्रिय प्रत्येक प्रबुद्ध देशवासी उन्हीं समस्याओं से जूझ रहा था। इस नाटक के समर्पण पृष्ठ पर लिखा है, उसी इलाहाबाद वाले जवाहरलाल नेहरू की याद में जिनका मेरी पीढ़ी के जवानों पर बेअंदाज असर पड़ा है। नेहरू के पश्चात देश के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने इन समस्याओं की ओर भी गंभीरता से ध्यान दिया और तो देश की रक्षा का प्रश्न और दूसरी ओर देश की खेती में आत्मनिर्भर बनना। इस ही कारण लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। यह नारा उस समय प्रत्येक भारतवासी के हृदय की आवाज़ थी। पहला राजा में स्पष्ट रूप से इस नारे को अभिव्यक्त होता हुआ देखा जा सकता है। पहला राजा नाटक की भूमिका में श्री माथुर लिखते हैं, हर एक नाटककार को अपने अनुभव के दायरे में ही समस्याएं और परिस्थितियां बेचैन करती हैं और उन्हीं को उजागर करने के लिए पात्र और प्रसंग खोजते हैं। उन्हें ही वह मंच की परिस्थितियों में बैठाता है। वैदिक और पौराणिक साहित्य, पुरातत्व एवं इतिहास, लोकगीत एवं बोलचाल, इन सभी में मुझे प्रतीकों के उपकरण मिले हैं उन समस्याओं को प्रकट करने के लिए जिनसे मैं इन नाटक में जूझता रहा हूँ। वे समस्याएं सर्वथा आधुनिक हैं, वे उलझने मेरा भोगा हुआ यथार्थ हैं। 1971 तक माथुर जी कृषि मंत्रालय में रहे। तत्पश्चात वे गृह मंत्रालय में हिंदी सलाहकार हुए। इस पद पर उन्होंने 1973 तक कार्य किया। इसी वर्ष बैंकॉक में प्रतिनियोजित किए गए। इसके पश्चात माथुर जी का रुझान आध्यात्मिकता की ओर हुआ और स्वाभाविक है 56 वर्ष की आयु में जब शारीरिक रूप से शिथिलता अनुभव करने लगता है तब वह आध्यात्मिक हो जाता है। इसी क्रम में माथुर जी का चौथा पूर्णकालिक नाटक दशरथ नंदन प्रकाशित हुआ। 1973 में रामचरितमानस चतुर्शती समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इसी अवसर पर प्रत्येक साहित्यकार ने अपना सक्रिय योगदान दिया। इसी प्रकार रामचरितमानस से संबंधित साहित्य की रचना प्रचुर मात्रा में हुई। दशरथ नंदन भी इसी का परिणाम था। यद्यपि लेखक ने कहीं इस बात का उल्लेख नहीं किया है, तथापि उनके समीक्षक डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार ने इस तथ्य की ओर इंगित करते हुए स्पष्ट लिखा है, मानस चतुर्शती समारोह के उपलक्ष्य में आकाशवाणी ने जो कार्यक्रम अपनाया उसके अंतर्गत अखिल भारतीय प्रसारण के लिए मानस के विभिन्न खंडों को आधार बनाकर अलग अलग नाटककारों से अलग अलग हिस्सों पर रूपक तैयार करवाए गए। माथुर जी का यह रूपक इसी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रसारित हुआ था। इसमें राम जन्म से विवाह तक का कथानक लिया गया है। इसी क्रम में माथुर जी का अंतिम नाटक रघुकुल रीति है। यह नाटक माथुर जी की आध्यात्मिकता की ओर संकेत करता है। यह माथुर जी की मृत्यु के बाद 1985 में प्रकाशित हुआ। डॉक्टर दशरथ ओझा ने रघुकुल रीति की भूमिका लिखते हुए माथुर जी के व्यक्तित्व पर अनेक पक्षों से प्रकाश डाला है। वो कहते हैं कि सरकारी और गैर सरकारी कार्यों के लिए अनेक बार विदेशों की यात्रा करने से उन्हें यूरोप, अमेरिका, रूस, जापान आदि देशों के नाट्य प्रयोगों का प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ। फ्रांस और जर्मनी में बेकेट और ब्रेख्त की नवीन पुरस्कृत कृतियों का अभिनय देखना सुलभ हुआ। मॉस्को और लेनिनग्राड की नाट्यशालाओं में विविध नाट्य प्रयोग देखकर वे बहुत प्रभावित हुए। रूस से लौटकर एक बार वे कहने लगे, पहले मेरी धारणा थी कि रूस सारी परंपराओं को मिटाने में लगा हुआ है, पर वहाँ के नव नाट्य प्रयोगों को देखकर मेरी धारणा बदल गई है। रूस के प्रसिद्ध नाट्यकारों और नाट्य निर्देशकों की मान्यता है कि परंपरा हमारे पूर्वजों के पुष्ट कंधों के समान है,
जिस पर चढ़कर ही आज की पीढ़ी पूर्वजों से आगे की सीनरी देख सकते हैं, छोड़कर नहीं। परंपरा को ज्यों की त्यों नकल व्यर्थ है। यदि पुरानी पीढ़ियों के अनुसंधान हमारे अवचेतन मन में सदा विद्यमान होंगे, तभी हम आगे प्रगति कर सकेंगे। माथुर के मन में यह मान्यता धीरे धीरे इतनी दृढ़ हो गई कि उन्होंने राम की लीलाओं का आधुनिक युग के अनुरूप रूपांतर करना ही अनिवार्य समझा। माथुर जी ने सार्त्र, आइनेस्को, बेकेट, कार्ल मार्क्स, माओ तथा गांधी का विधिवत अध्ययन किया था। उन्होंने फ्रांस, रूस, चीन आदि देशों का भ्रमण किया था तथा वहाँ के जीवन दर्शनों का देश, जाति और समाज पर पड़ने वाले प्रभाव का भारतीय दृष्टिकोण से अध्ययन भी किया। वह थाईलैंड, सुमात्रा, जावा, मलेशिया के गांवों में कृषि संबंधी प्रयोग के संबंध में FAO की ओर से भेजे गए थे। उन्होंने वहाँ की नाट्य परंपराओं का अध्ययन भी किया था। माथुर जी ने मॉस्को और लेनिनग्राद के थिएटरों में होने वाले नए प्रयोगों का पूर्ण प्रदर्शनों को देखा। नाट्यकारों और नाट्य निर्देशकों से मिले। उन दिनों रूस में स्टानिस्लावस्की का आंदोलन चल रहा था, जिसका सिद्धांत था जनता का जनता से जनता के लिए नहीं, जनता के साथ प्रदर्शन करता है। उसमें नित्य जीवन की बेकार बातें नहीं होती, काम की बातों की कलाकार व्याख्या करता है। माथुर जी के हृदय में देशोन्नति की तीव्र भावना सदा हिलोरे लिया करती थी। ICS अधिकारी होने पर भी जब जब उन्हें जहाँ कहीं देश के सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और कृषि संबंधी तथा सामाजिक स्तर ऊंचा करने का अवसर मिला, वहीं वे पूरी लगन से जुट गए। सन 50 में ही उनकी यह धारणा बन गई थी कि हमें परंपराओं की धाराओं की टोह भी लगानी है और उनके लिए मार्ग प्रशस्त करने में ही हमारा संस्कृति नवनिर्माण सफल हो सकेगा। एक अंतःसलिल धारा थी संस्कृत नाट्य साहित्य में परिलक्षित रंगमंच की, ऐसा रंगमंच जो अपने उत्कर्ष काल में एक अनुपम सामंजस्यपूर्ण संस्कृति का परिचायक था। 30 साल तक साहित्य की सेवा करने वाला यह कलम का सिपाही सन 1978 में मृत्यु को प्राप्त हो गया। जगदीश चंद्र माथुर उस समय मात्र 61 वर्ष के थे। उनके हृदय में साहित्य सेवा की ललक उस समय भी विद्यमान थी, लेकिन विधाता को यह मंजूर नहीं था। 14 मई को उनकी हृदय गति रुक जाने के कारण राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हिंदी नाटक को नई दिशा प्रदान करने वाला साहित्यकार सदा सदा के लिए चिरनिद्रा में सो गया। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जगदीश चंद्र माथुर का जीवन किस प्रकार आगे बढ़ा। 2 युद्धों की विभीषिका को देखते हुए उनके शैशव और कैशोर्य अवस्था पर कितना प्रभाव परिलक्षित हुआ, यह उनके जीवन पर ही नहीं, उनके लेखन पर भी प्रभाव दिखाता है। आज इतना ही। धन्यवाद।